यह रहा पूरी कहानी हिंदी में। मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक क्षमता जागृत की, रिफ्रेश। यह मुझे 1 मीटर के दायरे में किसी भी निर्जीव वस्तु को उसकी मूल अवस्था में वापस करने देती थी। लेकिन व्यवहार में किसी किताब को रिफ्रेश करो, वो किताब ही रहती। तौलिया रिफ्रेश करो, तौलिया ही रहता। तो ज़ॉम्बी सर्वनाश के 3 महीने बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने बचे हुए क्रैकर का आखिरी आधा पैकेट उठाया, बिना पीछे देखे किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में बैठ गई और जाते जाते मेरे पैरों के पास एक खाली नूडल का कप फेंक दिया, जैसे मैं कोई आवारा कुत्ता हो। मुझे दोष मत दो जानो, तुम्हारी क्षमता बेकार है। तुम्हारे साथ रही तो भूखी मर जाऊंगी। निराशा में मैं उस खाली कप को देखता रहा। तभी एक पागल सा विचार मन में आया, रिफ्रेश। हवा में तुरंत भुने हुए बीफ की महक फैल गई। फटे पैकेजिंग के नीचे नूडल केक और 3 मसाले के पैकेट सजे हुए थे। मैं ठिठक गया। तो मेरी क्षमता बेकार नहीं थी, हम सबने इसे गलत समझा था। यह मूल अवस्था में लौटना 1 सेकंड पहले की हालत में नहीं, बल्कि फैक्ट्री फ्रेश अवस्था में। खाली नूडल कप की मूल अवस्था थी बंद, बिल्कुल नया नूडल कप। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर से नहीं बल्कि एक अजीब उत्साह से। मैंने इस लुटे पिटे सुविधा स्टोर के चारों ओर देखा। अलमारियों पर फटे स्नैक बैग, खाली बोतलें, कचरा, बाकी सबके लिए कूड़ा। अब ये एक अनंत खजाना था। मैं तुरंत नूडल नहीं पकाने बैठ गया। सर्वनाश में खाने की खुशबू खतरे को बुला सकती थी। मैंने सावधानी से दूसरी मंजिल के स्टोरेज रूम में चढ़कर दरवाजा भारी अलमारियों से बंद किया। सुरक्षित होने के बाद ही प्रयोग शुरू किया। मैंने खाली कप जमीन पर रखा और मन में सोचा, रिफ्रेश। कप में एक हल्की सी लहर उठी और पलक झपकते एक बिल्कुल नया नूडल कप सामने था। फिर से और फिर से। 10 मिनट बाद 60 इंस्टेंट नूडल कप का ढेर लग चुका था। क्षमता में 10 सेकंड का कूलडाउन था, यानी नूडल अनंत थे। फिर मैंने पास की खाली पानी की बोतल देखी, रिफ्रेश। 500 ml शुद्ध पानी। जमीन पर पड़ा खाली फर्स्ट एड किट, रिफ्रेश। एक नई फर्स्ट एड किट मेरे हाथ में। मेरी सांसें तेज हो गईं। खाना, पानी, दवाई, सर्वनाश के सबसे कीमती संसाधन अब मेरे लिए अनंत थे। लू रुयान, तुमने कहा था मेरी क्षमता बेकार है। रुको, एक दिन तुम खुद घुटने टेककर मुझसे भीख मांगोगी। अगले 3 दिन मैंने गोदाम में खुद को बंद रखा। खाली पैकेजिंग का पहाड़ मेरा कच्चा माल बन गया। चिप्स, क्रैकर, चॉकलेट, सब कुछ खाने योग्य। पेय और बोतलबंद पानी से एक कोना भर गया। और सबसे जरूरी, एक खाली गैस सिलेंडर और पोर्टेबल स्टोव मिला। आखिरकार गरम खाना खा सकता था। सभी खिड़कियां बंद करके मैंने पानी उबाला, 3 मसाले के पैकेट फाड़े और नूडल डाले। जब वो पुरानी खुशबू नाक में पहुंची तो मैं रोक न सका। मैं रोया, खाते खाते रोया। सर्वनाश शुरू होने के बाद ये पहला भरपेट सुरक्षित खाना था। पेट भरने के बाद दिमाग साफ हुआ। यहां छुपे रहना समाधान नहीं था। आखिरकार ज़ॉम्बी या कोई और सर्वाइवर इस स्टोर तक पहुंच जाते। मुझे एक सुरक्षित अड्डा चाहिए था, साथ ही हथियार भी। सिर्फ खाने पीने से इस बंजर दुनिया में मैं आसान शिकार बन जाता। मैंने सारा सामान 2 बड़े हाइकिंग बैग में भरा। दरवाजे की दरार से बाहर झांका। कुछ ज़ॉम्बी सड़क पर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और रिफ्रेश किए हुए फलों का चाकू थामा, बिल्कुल नई धार के साथ। जाने का समय आ गया था। निकलना तनावपूर्ण था, पर हादसा मुक्त। पीछे की गलियों से ज्यादातर ज़ॉम्बी से बचता रहा। अकेले मिलने पर रिफ्रेश किया पूरा कोक का कैन, जोर से फेंककर उसे चकराता, फिर चाकू से खत्म करता। मेरा लक्ष्य था पश्चिम में ब्लू बे रेजिडेंस, एक मशहूर अपस्केल मोहल्ला। ऊंची मोटी दीवारें, कड़ी सुरक्षा और सबसे जरूरी, मेरे माँ बाप का घर वहीं था। सर्वनाश जब आया, मैं स्कूल में था। तब से उनसे संपर्क टूटा था। उन्हें ढूंढना ही अब मेरा एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन रास्ता उम्मीद से कहीं मुश्किल निकला। शहर पूरी तरह ठप था। बंद गाड़ियों से हर मुख्य सड़क जाम। रास्ते में बहुत कुछ देखा,
आपूर्ति के लिए हिंसक झगड़े। तब समझ आया कि ल्यू यानियान का धोखा इस क्रूर दुनिया में सबसे छोटी बात थी। यहां इंसानियत पहले ही दफन हो चुकी थी। तीसरे दिन शाम को मैं ब्लू बे की सीमा पर पहुंचा। लोहे के बड़े गेट बंद थे, दीवारों पर पहरेदार। जैसा सोचा था, ये एक सर्वाइवर गढ़ बन चुका था। मैंने पास छुपकर देर तक देखा। अंदर जाने के लिए उनकी जांच पास करनी थी, इसलिए मैंने अपना बैग समेटा। ज्यादातर सामान एक छिपे नाले में छुपाया। सिर्फ 2 बोतल पानी और क्रैकर का एक पैकेट रखा, एक आम शरणार्थी की तरह, और गेट की ओर चल दिया। कौन है? दीवार से एक तेज आवाज आई। मैंने हाथ उठाए, धूल और गंदगी से सना चेहरा। मैं यहां का निवासी हूं। मेरा नाम लिन फैन है। बिल्डिंग 17 में रहता हूं। ऊपर वाला कुछ पल चुप रहा, शायद रेडियो पर जांच करते हुए। फिर गेट थोड़ा खुला। एक आदमी स्टील पहली पाइप लेकर सतर्कता से बाहर निकला। आईडी, उसने रूखे से कहा। मैंने तैयार रखी आईडी दी। उसने देखी, फिर मुझे ऊपर नीचे से देखा। सामान कहाँ है? मैंने सिर झुकाया। आवाज में जानबूझकर डर का पुट था। रास्ते में लूट लिया गया, यही बचा है। उसने भौहें चढ़ाईं। शक था, लेकिन मेरी दुबली पतली काया और बेचारे से चेहरे को देखकर उसका पहरा ढीला पड़ गया। आओ, नियम याद रहे, नए लोगों को आधा सामान जमा करना होगा। मैंने मन ही मन ठंडी सांस ली। अच्छा हुआ पहले से तैयार था। एक पानी की बोतल और आधा पैकेट क्रैकर दे दिया। उसने लिया। आंखों में हल्की हिकारत थी, लेकिन हाथ हिलाकर अंदर जाने दिया। वाह, परिसर के अंदर माहौल तनावपूर्ण था, पर कम से कम व्यवस्था थी। लोग गश्त लगा रहे थे, सुरक्षा मजबूत कर रहे थे। कम्युनिटी सेंटर में औरतें और बच्चे। ये सर्वनाश के बीच एक टापू जैसा था। रजिस्ट्रेशन पर एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि यहां अब भाई बाओ की हुकूमत थी, पहले का प्रॉपर्टी मैनेजर। सर्वनाश के बाद उसने मिट्टी की शक्ति जागृत की और सबको एकजुट किया। सभी को योगदान के आधार पर राशन मिलता था। मैंने खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कोई टीम नहीं ज्वाइन की। पहला काम माँ बाप को ढूंढना था। बेचैन दिल के साथ मैं अपने घर की दहलीज पर पहुंचा। सिक्योरिटी दरवाजा जबरदस्ती खोला हुआ था। अंदर सब लूटा पिटा। दिल डूब गया। अंदर दौड़ते हुए माँ पापा को पुकारा, लेकिन सिर्फ खामोशी ने जवाब दिया। लिविंग रूम की टेबल पर धूल की पतली परत थी। वो कई दिनों से यहां नहीं थे। जमीन पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन खून नहीं। शायद यही एकमात्र राहत थी। मैं फर्श पर बैठ गया, मन में भारी उलझन और डर। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। अरे वाह, एक छूट गया था। एक लालची आवाज गूंजी। मैंने सिर उठाया। 2 आदमी दरवाजे पर खड़े थे। आगे वाले का सिर मुंडा था, उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। उस मोहल्ले में लिन फैन की असली परीक्षा अब शुरू होती है। धीरे धीरे वो अपनी क्षमता की सच्ची शक्ति को पहचानता है, अपने माँ बाप को ढूंढता है, ज़ॉम्बी वायरस का इलाज खोजता है, और एक के बाद एक धोखेबाजों को सबक सिखाते हुए आखिरकार इस टूटी फूटी दुनिया को बाहर सिंभ। 5 साल बाद सर्वनाश का अंत। ब्लू बे बेस अब 1 लाख लोगों का महानगर बन चुका था। होप सिटी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था, आत्मनिर्भर खेती, पुनर्स्थापित सामाजिक व्यवस्था। यहां लोग फिर से मुस्कुराते थे, और मैं, इस शहर का निर्माता और रक्षक, शायद ही सार्वजनिक रूप से दिखता था। ज्यादातर समय शहर के केंद्र के सबसे ऊंचे टावर पर बिताता, अपने हाथों से बनाए इस शहर को निहारते हुए। मेरी क्षमता भी पहचान से परे बदल चुकी थी। अब शारीरिक स्पर्श की जरूरत नहीं थी। नजर की सीमा तक सब कुछ रिफ्रेश कर सकता था। बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता था, दूषित पानी को शुद्ध। मेरी शक्ति एक सच्चे देवता के स्तर पर पहुंच रही थी। शेन लिंग, अब होप सिटी की सुप्रीम कमांडर, मेरे पीछे खड़ी थी। मालिक, पश्चिम से एक विशाल झुंड आ रहा है, एक एस क्लास म्यूटेटेड ज़ॉम्बी जिसमें बुद्धिमत्ता है। एस क्लास ज़ॉम्बी
सर्वनाश की चरम आपदा, हर एक में पूरे शहर को नष्ट करने की शक्ति। मेरी नजर दूर तक चली गई। मैंने देखा लाखों ज़ॉम्बी का काला सैलाब आसमान और सूरज को ढकता हुआ, और उसके केंद्र में हड्डियों के सिंहासन पर बैठा एक एस क्लास ज़ॉम्बी, किसी सम्राट की तरह। उसे भी लगा कि मैं उसे देख रहा हूं। उसकी खून लाल आंखें हवा में मुझसे मिली। एक भयावह मानसिक दबाव 100 मील पार करके मुझ पर टूट पड़ा। शेन लिंग की सांस फूल गई, चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन मैंने बस हाथ हिलाया और वो दबाव धुएं की तरह उड़ गया। तैयार रहो। शेन लिंग ने गहरी सांस ली। होप सिटी आखिर तक आपके साथ है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, हम मरने नहीं जा रहे। मैं उसकी ओर मुड़ा। यह सर्वनाश अभी खत्म होता है। मैं अकेले होप सिटी से बाहर निकला, शहर की दीवार के ऊपर खड़ा हुआ। सामने था वो ज़ॉम्बी का सैलाब जो आसमान को निगलने को तैयार लग रहा था। शहर के अंदर 1 लाख नागरिक विशाल स्क्रीन पर मुझे देख रहे थे, घबराए हुए, डरे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसे से भरे हुए। एस क्लास ज़ॉम्बी की दहाड़ उनकी आत्माओं को हिलाने वाली थी। उसने झुंड को अंतिम हमले का आदेश दिया। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने हो। सबने सोचा मैं कोई महाविनाशकारी हमला करने वाला हूं, लेकिन वो गलत थे। मेरे चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई हत्या का इरादा नहीं, सिर्फ एक हल्की सी करुणा। मेरी शक्ति कभी विनाश के लिए नहीं थी, ये पुनर्जन्म के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। एक ज़ॉम्बी को नहीं, एक इलाके को नहीं, बल्कि इस पूरी घायल, टूटी फूटी, मरती हुई दुनिया को। समय जैसे रुक गया। एक शब्दों से परे प्रकाश, कोमल लेकिन अनंत सफेद रोशनी मुझसे फूटी, हर दिशा में फैलती गई। जहां भी रोशनी पहुंची, दीवाने ज़ॉम्बी रुक गए। उनका सड़ा हुआ मांस ठीक होने लगा, उनकी धुंधली आंखें साफ होती गईं। हिंसा और खून की प्यास की जगह भ्रम और इंसानियत लौट आई। रोशनी जमीन पर फैली, दरारों से भरी सूखी धरती में हरी घास उगाई। धूसर धुंध छट गई। नीला आसमान जो युगों से नहीं देखा था, फिर नजर आया। हड्डियों के सिंहासन पर बैठे एस क्लास ज़ॉम्बी ने भय से देखा, जैसे उसका शरीर बदल रहा था। उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दुनिया की उत्पत्ति से आई इस आदिम शक्ति को रोक न सका। आखिरकार वो भी इंसानी रूप में आ गया। खाली नजरों से अपने हाथ देखता रहा। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो गई थी। वायरस से संक्रमित हर इंसान वापस सामान्य हो गया। सर्वनाश से तबाह हर वातावरण फिर से जी उठा, जैसे वो 5 साल का दुस्वप्न कभी था ही नहीं। होप सिटी में एक गहरी खामोशी छा गई। हर कोई स्क्रीन पर यह चमत्कार देखता रहा। कोई नहीं जानता था कितना वक्त बीता। पहले एक इंसान आन ने खुशी के आंसू बहाए, फिर दूसरे ने, तीसरे ने, और फिर एक गर्जना सी खुशी का तूफान पूरे शहर में, और उससे आगे पूरी नई दुनिया में गूंज उठा। वो मेरा नाम पुकार रहे थे। मैं शहर की दीवार पर खड़ा था, एक हल्की हवा महसूस कर रहा था। मुड़ा तो देखा शेन लिंग, माँ और पापा, और अनगिनत खुशी से भरे चेहरे उम्मीद से दमकते। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने के इंस्टेंट नूडल अनंत बार रिफ्रेश हो सकते थे, और मेरे पैरों तले